start the topic Hitler's rise to power. Hitler was born in Austria in 1889. हिटलर कहाँ बॉर्न हुए थे? ऑस्ट्रिया में 1889 में. ठीक है. ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे मेडल्स को जीता. द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम. ठीक है. जब जर्मन ने क्या किया, जब जर्मनी हारने लगा तो हुआ क्या था कि इससे बहुत ही क्या हुआ थे, डर गए थे. हम लोग बात करते हैं ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ. ठीक है. एक्चुअली द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेड हिम फ्यूरियस. आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल कि इसमें क्या हुआ था कि इनके ऊपर बहुत सारे क्या लगाए गए थे, ब्लेम लगाए गए थे. और इनके जो मेन मेन एरियाज थे, ठीक है, रूल लैंड ये सब, ये इनसे छीन लिए गए थे. क्योंकि ये कहा गया कि जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ है इसका सारा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. तो इन्हें 6 बिलियन, ठीक है, क्या देना पड़ा था, यूरो देना पड़ा था एज अ कंपनसेशन. ठीक है. तो ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी. इन्होंने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है स्टूडेंट्स. तो आपको हम बता दें कि ये जो हिटलर थे, ठीक है, ये क्या थे, इनका शुरू से ही ये थोड़े एक अलग आइडियोलॉजी रखते थे. ठीक है. और इनकी जो थिंकिंग थी ये थोड़ी हटके थी. ठीक. तो हिटलर जो थे, आपको पता है कि जब इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. बोलिए. अभी आ रही है क्लियर? ओके. तो हमने ये कहा कि हिटलर जो थे उन्होंने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. ठीक है. और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी इसका नाम बदल के इन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया. ठीक है. और इन्होंने बाद में इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी को बाद में क्या कहा, नाजी. तो नाजी जो इनका ग्रुप था, ठीक है, इसमें क्या था, इन्होंने, आपको हम बता दें कि हाउ डिड नाजी पार्टी राइज, नाजी पार्टी कैसे आई. तो इन 1928 नाजी गॉट 2.6% वोट. 1928 में क्या हुआ, नाजी को सिर्फ और सिर्फ 2.6% वोट मिले थे स्टार्टिंग में. ठीक है. लेकिन आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रेट इकोनॉमिक क्या हुआ, डिप्रेशन आया था. तो इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ था कि पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो चुकी थी, वर्स्ट हो चुकी थी जर्मनी की. क्योंकि जब इन्होंने क्या किया था, एक तो आपको पता है कि इन्होंने कंपनसेशन दे दिया था, तो ऐसे ही इनकी हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी. उसके बाद जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो आपको पता ही है कि उस समय जब पूरी दुनिया ही इस चीज़ को सरवाइव कर रही थी तो जर्मनी जो पहले से ही इतना क्या था, परेशान था. ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि ये ट्रीटी ऑफ पीस हुआ था यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा था, मुसीबत का सामना करना पड़ा था. सारी चीज़ें छिन चुकी थी. और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के बाद इनके पास मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनका सामना करना पड़ा था. तो फाइनली जो ये आपका जर्मनी था, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई. और 1932 में क्या हुआ कि जो नाज़ी थे, ठीक है, अब क्या हुआ कि 1929 के बाद जब ये हिटलर आए तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई हम क्या करेंगे, आपकी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है. तो पहली बार में तो किसी को बिलीव होगा नहीं, लेकिन फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. क्योंकि हमने आपको बताया कि था कि जो यूएसए था ये पहले जर्मनी की हेल्प कर रहा था. इसने ये कहा कि ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और हम आपको लोन देंगे. लेकिन यूएसए ने कोई फ्री में ऐसी पॉलिसी नहीं डील की थी. एक्चुअली था क्या कि ये लोग जो अमेरिका के लोग थे, जब इन्हें ये पैसा देते थे तो क्या करते थे, इनकी मदद तो कर रहे थे लेकिन वो लोन के रूप में दे रहे थे. ठीक है. और जो इनसे वो इंटरेस्ट लेते थे वो गोल्ड में लेते थे, मीन्स सोने में. तो इनके जर्मनी का जो सोना था वो सारा कहाँ जा रहा था, वो यूएसए में जा रहा था.
लेकिन फिर भी इनके अंदर थोड़ी-सी हिम्मत आई थी कि कई कम से कम कोई कंट्री है कर रहा है, ठीक है? तो इनके अंदर एक एक हिम्मत आई कि चलो कोई कंट्री सपोर्ट तो कर रहा है, तो कम से कम धीरे-धीरे ही सही इस इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है इससे बाहर आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन आने के बाद जब अमेरिका ने मना कर दिया इनकी हेल्प करने से, तो जर्मनी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? और फिर क्या हुआ कि फिर जो हिटलर था, ठीक है ना? जब ये हिटलर आए, तो हिटलर याद रखिएगा कि इन्होंने वादे किए कि एक बार आप हम पे ट्रस्ट करके देखिए और इनकी स्पीचेस तो पूछिए ही मत। इनकी स्पीचेस बहुत ही पावरफुल रहती थी, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये अपनी बातों से, ठीक है, एक पावरफुल स्पीच देने के बाद, ठीक है, आखिरी जो स्पीच दी थी इन्होंने इसमें रूलिंग पार्टी आने के बाद कि पहले मतलब, तो इन्होंने क्या किया ऐसी स्पीच दी कि लोग जो थे इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। और इम्प्रेस्ड क्या हुए उनके पास, आपको पता ही है कि दे हैव नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो फाइनली 37% वोट से नाज़ी पार्टी जीत जाती है, ठीक है? और फिर इनका सिंबल बता दें आपको, जैसे हिंदू में स्वास्तिक का सिंबल होता है वैसे ही इनका सिंबल था, ठीक है? और उन्होंने इसको अपना सिंबल बना रखा था। अब फाइनली क्या हुआ, हिटलर बिकेम द चांसलर। हिटलर क्या बन गया, चांसलर बना। कब बना? 30 जनवरी 1933 में, ठीक है? इन फेब 1933 जर्मन पार्लियामेंट गॉट बर्न डाउन। आपको पता है जो जर्मन पार्लियामेंट थी, ठीक है, आपको पता ही है तो वो क्या हो गई थी, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, उस मतलब था इन्हीं का हाथ, इन्होंने क्या किया, उसे जला दिया। क्यों जलाया? कि जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जल जाएंगे, ठीक है? तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप ला पाएंगे। तो क्या हुआ कि इस आग में जितनी भी मतलब क्या थी डिक्रीज थी, जितने ऑर्डर थे गवर्नमेंट के, ये सारे जल गए, ठीक? और फिर जितने भी राइट्स थे जो मतलब सिटीजन को दिए गए थे वो भी हट गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने सारे सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया। और फाइनली 28 फेब 1933 में हुआ क्या कि ये जल जाने के बाद फिर जो हिटलर थे उन्होंने अपने ढंग से क्या किया, पॉलिसीज बनाई और 3 मार्च को एक इनेबलिंग एक्ट लाया। अब आप पूछेंगे कि इस इनेबलिंग एक्ट में क्या है, तो बता दें आपको कि इसमें क्या था कि इन्होंने डिक्टेटरशिप ले आई, मतलब तानाशाही ले आई, ठीक है? यही इनका मेन मोटिव था। जर्मन पार्लियामेंट को जलाने का क्या मोटिव था, यही मोटिव था कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स जल जाएंगे तो हम अपनी पॉलिसीज, अपने लॉज बनाएंगे नए ढंग से और इसको क्या करेंगे, पूरे देश को गवर्न करेंगे और रेगुलेट कर सकेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये इनकी मेन पॉलिसी थी, इसी वजह से इन्होंने जला दिया था सारे डॉक्यूमेंट्स। और इन्होंने क्या किया, दूसरा बड़ा काम, कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें बैन लगा दिया। इन्होंने कहा कि इस नाजी पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी नहीं होगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो देखिए और कोई पार्टी है नहीं है ना। और जो इनका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो क्या है, वो तानाशाही तो है एक तरह के बस सेम एज हिटलर भी ऐसे ही थे। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इस इकोनॉमिकल कंडीशन जो आपकी वर्स्ट हो चुकी है इससे बाहर लाएंगे, तो इन्होंने किसको लाया पता है, हज़लमर शशट को लाया। उस समय क्या था कि लोग जो थे उनके अंदर मतलब बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि उनके अंदर हताशा आ गई थी, ठीक है? लोग स्टारवेशन से मर रहे थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो ऐसी कंडीशन थी। और हिटलर जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम आपको इस प्रॉब्लम से निकाल के रहेंगे। तो एक हज़ालमार शशट थे, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने, हिटलर ने इनसे बातचीत की और कहा आप कुछ भी ऐसी पॉलिसी लाओ, चाहे जो करिए, लेकिन हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालिए, ठीक है? तो इन्होंने क्या सजेशन दिया हिटलर को, इन्होंने कहा कि आप फुल प्रोडक्शन करिए, जितना हो सके मैक्सिमम क्या करिए, प्रोडक्शन करिए और फुल एम्प्लॉयमेंट लाइए। भाई देखिए, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी होगी, भाई वर्क कौन करेगा, लोग ही तो करेंगे। तो इन्होंने ये अपनी कॉन्सेप्ट लाया कि फुल प्रोडक्शन करिए और फुल एम्प्लॉयमेंट लाइए।
तो हिटलर को उनकी बात समझ में आ गई, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फुल प्रोडक्शन किया और फुल एम्प्लॉयमेंट दिया। Now see the destruction of democracy. Hitler achieved the highest position in the cabinet of ministers on 30th January 1933. हिटलर ने हाईएस्ट पोजीशन को हायर कर लिया था 30 जनवरी 1933 को। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। इन्होंने अब सारे डेमोक्रेटिक रूल को अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहा, काबू करना चाहा। फिर क्या हुआ? द फायर डिक्री ऑफ 28 Feb 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। इन्होंने क्या किया, आपको हम बता दें कि ऐसा कहा गया कि जो डिक्री थी सारी वो जल गई है। अब ये नहीं पता चल पाया कि कैसे ये जली, और लेकिन ये खबर आई बाद में कि हिटलर ही इसके पीछे था। उन्होंने सोचा कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सब जल जाएंगे तो फिर उनकी क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो इसी पर्पज़ से उन्होंने क्या किया, सारे डिक्री को जला दिया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का जो अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, बोलने में, ठीक है, प्रेस में, असेंबली में, ये सब ख़त्म कर दिया। कम्युनिस्ट वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू न्यू इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स। और कम्युनिस्ट जो थे जल्दी से उन्होंने क्या कर लिया, पैकअप कर लिया और एक नया क्या किया, कंसंट्रेशन कैंप बनाया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको बैन कर दिया हिटलर ने कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाज़ी पार्टी के अलावा नहीं होगी। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्प्यूनिटी। और जो स्पेशल सर्विलेंस दी गई थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, ठीक है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए लगा दिया गया लोगों को और इम्प्यूनिटी को, ठीक है। इम्प्यूनिटी के साथ इन्होंने रूल को क्या कर दिया, रन कर दिया। और समझ लीजिए कि पूरे, आप ये समझ लीजिए कि पूरे जर्मनी में हिटलर की तानाशाही चलना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि देखिए लोगों के पास क्या था, दे हैव नो ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट हिटलर। उनके पास हिटलर के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कम से कम हमें किसी भी तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर आना है, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये एक दिन तानाशाह बन जाएगा। अब देखिए रिकॉन्स्ट्रक्शन, इकोनॉमिस्ट हजालमर, जैसे कि हमने आपको बताया कि हजालमर शेरशर जो थे, इन्होंने इनको क्या दिया था, इन्होंने एडवाइस दी थी कि आप फुल प्रोडक्शन करिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइए, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई सभी लोग जब काम करने लगेंगे तो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो अपने आप बेटर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्शन मैक्सिमम करेंगे तो आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। 1933 में जो हिटलर थे वो लीग ऑफ नेशन से भी क्या हो गए, दूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम लीग ऑफ नेशन जैसी संस्था को नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि वो तानाशाह थे। उनका मन था कि हम पूरी दुनिया में क्या करें, शासन करें, ठीक है। अब देखिए रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। जो राइनलैंड इनसे छिन चुका था, इन्होंने वापस से उसको ऑक्यूपाई किया। एंड इंटीग्रेटेड एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ऑस्ट्रिया, जो कि आप अगर मैप देखेंगे तो ये जर्मनी के जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये आपको हम मैप में दिखा दे रहे हैं, देखिए जर्मनी है, इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कब्ज़ा करना चाहा, ठीक है, कि हम क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंट्रीज़ में हमारी कॉलोनीज डेवलप हो जाएगी तो हमारी पावर और बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया और स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। और कहा कि एक लोग एक साम्राज्य और एक लीडर, एंड ऑफ कोर्स लीडर वाज हिटलर, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका एक ही लीडर होगा और वो है हिटलर। हिटलर इग्नोर्ड द शेरशर्स एडवाइस ऑफ नॉट टू इन्वेस्ट ह्यूजली इन rearmament. He then took Sudetenland लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। हिटलर ने क्या किया, शेरशर ने उन्हें एडवाइस दे रखी थी कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो पैसा लड़ाई झगड़ा में, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो लगातार लड़ाई करते रहे
और सुडेटन लैंड जो था उन्होंने चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हिटलर डिडंट स्टॉप हियर, ही चोज वॉर एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर इससे भी क्या हुआ, एक तरह से बिना बोले सपोर्ट भी करा था इंग्लैंड का, ठीक है, अगर आप देखेंगे। और हिटलर जो था वो रुका नहीं, वो आगे भी वॉर करता रहा। और आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले तो उसने बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से वॉर में उलझ के रह गया। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। और जो रिसोर्सेज थे, ठीक है ना, उनको उन्होंने एक्यूमुलेशन किया, मतलब उन्होंने टेरिटरी में बहुत ज़्यादा क्या किया, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश की। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। देखिए स्टूडेंट्स, पोलैंड आप देखेंगे अगर मैप में तो देखिए जर्मनी से जस्ट बगल में क्या है, पोलैंड। तो जैसे ही क्या किया, हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, तो इंग्लैंड और फ्रांस को क्या लगा कि अब जर्मनी अपनी पावर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो मतलब जैसे ही पोलैंड में अटैक किया तो इंग्लैंड और फ्रांस इनके खिलाफ हो गए थे, जर्मनी के, ठीक है। और फिर ये लड़ाई का एक मुद्दा बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, सो यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। देखिए अब बात करें कि यूएसए कैसे इन्वॉल्व हुआ इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जो जापान था वो क्या कर रहा था, अपनी पावर को बढ़ा रहा था, ठीक है। जापान ने पहले क्या किया, जो इंडो चाइना है, इंडो चाइना जब कंट्री आप देखेंगे तो यूरोप में आप देखेंगे साउथ में है, छोटी छोटी कंट्रीज़ है, इसमें उसने क्या किया, अपना कब्ज़ा करने की कोशिश की। और जबकि यहाँ पे किसका कब्ज़ा था, यहाँ पे कब्ज़ा था फ्रांस का। तो उन लोग को ये बुरा लगा कि हमारे ही कंट्री, ये हमारे मतलब जो कॉलोनीज़ है उसमें अटैक करने लगा। तो फिर क्या हुआ, जापान से, अब देखिए ये हम बता दें आपको जापान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये दो ग्रुप में आपको पता ही है बटी हुई थी, एक एलिट था एक एक्सिस था। तो एक्सिस ग्रुप में कौन कौन थे, जर्मनी ऑस्ट्रिया तो एक ही हुए थे, तो इसलिए हम अलग से ऑस्ट्रिया का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जर्मनी, इटली और जापान ये एक साइड थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और दूसरे साइड हम बात करें, दूसरे साइड थे आपके यूएसए, ठीक है। यूएसए तो खैर बाद में आता है, लेकिन इससे पहले फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे। तो अगर आप रशिया की पोजीशन देखें तो आप देखेंगे कि ये देखिए मैप में आप देखिए, आपको दिख रहा है। तो जब आप मैप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, देखिए ये यहाँ पे है जर्मनी, इसके बगल में पोलैंड, और पोलैंड के थोड़ा सा आप जाएंगे किधर, अगर आप थोड़ा सा ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे पोलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है रशिया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जर्मनी जो था इसने जब बाद में फ्रांस में अटैक कर दिया तो फिर सॉरी इन्होंने जब रशिया में अटैक किया तो इनके लेफ्ट में देखिए इंग्लैंड है और राइट में क्या था, रशिया था। तो दोनों ने मिल के इसमें फिर क्या किया, अटैक करना चाहा, ठीक है। ये देखिए ये जर्मनी का मैप इसमें आपको क्लियर दिखेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इनके लेफ्ट में आपको इंग्लैंड दिख रहा है और यहाँ पे आप पोलैंड के बगल में यूक्रेन देख रहे हैं और यूक्रेन के जस्ट ऊपर ही रशिया है, ठीक है। तो इन दोनों लेफ्ट और राइट के बीच में कौन फंस गया था, जर्मनी फंस गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि यूएसए तब तक नहीं उसमें वॉर में शामिल हुआ जब तक जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर में उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और उसमें यूएसए कब्जा था। और तभी यूएसए को बहुत बुरा लगा क्योंकि यूएसए पहले शामिल नहीं होना चाहता था इस वॉर में, लेकिन मजबूरी में जब उसने उनकी ही कॉलोनी में क्या किया, अटैक किया, तो फिर यूएसए ने इसमें एंट्री की। और फिर क्या हुआ, जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये कोई नहीं भूल सका और आज तक इसका असर वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से 1945 में इस वॉर का एंड हुआ, ठीक है। और फिर अब भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो कि इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत किसने की थी ना, आपको पता है हिटलर ने की थी, ठीक है।
तो अब सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फिर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो ब्लेम ऑलरेडी लगा ही था जर्मनी पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी ब्लेम किस में लग गया? जर्मनी में लग गया। अब फिर हिटलर ने क्या कर लिया, हिटलर और उनके बाकी साथियों ने सुसाइड कर लिया कि अब क्या होगा, लेकिन सभी लोग तो नहीं कर पाए थे। और इन्होंने किया क्या था, इन्होंने बहुत कुछ किया था। इन्होंने 6 मिलियन ज्यूज़ की हत्या की थी, ठीक है, उनको मार डाला था, किल किया था। इसका तो ब्लेम था ही उनके ऊपर। और उन्होंने, ठीक है, कई करोड़ इन्होंने जिप्सीज को मारा था, ब्लैक पीपल को मारा था, जितने भी उनके मतलब जितने भी उनके जर्मनी में डिसेबल्ड लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे। ये ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक्स और जितने हैंडीकैप लोग थे उनको ये अनडिज़ायरेबल पर्सन कहते थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि नाजी जो मतलब नाजिज्म है और जो आर्यन जो इनसे बिलोंग करते हैं वही सबसे सुपीरियर है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, द नाजी वर्ल्ड व्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। नाजी आइडियोलॉजी क्या थी कि उनका कहना था कि यहाँ इक्वलिटी नहीं हो सकती है लोगों के बीच में, क्यों? वो रेशियल हायरार्की पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि नाजीज आर सुपीरियर देन अदर रेस, ठीक है, कि नाजी ही क्या है, सुपीरियर है। और क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी फिजिकली हैंडीकैप थे उनको उन्होंने, हमने अभी बताया आपको, अनडिज़ायरेबल कहा। और ये चाहते थे कि पूरे समाज में सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्यन हो, ठीक है, उन्हीं को वो सबसे हेल्दी मानते थे। और ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स, ठीक है, स्पेशली ज्यूस होते ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे। और ठीक है, अब क्या हुआ, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबेनस्ट्रम एंड, ठीक है, और लिविंग स्पेस। इनका मान, हिटलर आइडियोलॉजी ये कहती थी, ये कॉन्सेप्ट था कि इसमें केवल और केवल डिज़ायरेबल लोगों के लिए ही जगह है उनके साम्राज्य में, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्यन के लिए। ज्यूज़ वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, और ज्यूज़ जो थे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। हिटलर बिलीव्ड इन सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस विच सेड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द ज्यूइश प्रॉब्लम। और कहना ये था इनका कि कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है, ये इसमें बिलीव करते थे, ठीक है, कि कन्वर्जन कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, इसका तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है जब इनका टोटल एलिमिनेशन कर दे, मतलब पूरे साम्राज्य में सिर्फ नॉर्डिक आर्यन रहे। इन्होंने ज्यूज़ को इनकी जॉब से निकाल दिया था, इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ठीक है, सो दे सफ़र्ड अ लॉट। उन्होंने क्या किया था, इनके जो एरियाज़ थे उनको भी डिवाइड कर दिया था। और ज्यूज़ को ये राइट ही नहीं था कि वो इनके मतलब जहाँ पे नॉर्डिक आर्यन रहते थे वहाँ पे उनको एंट्री करने का भी राइट नहीं था। मतलब जितने यहाँ पे इंडिया में अनटचेबल लोग के साथ बिहेव होता था उससे भी कहीं बुरा उनके साथ होता था। उनको पढ़ने का भी राइट नहीं था, अगर पढ़ना भी होता था तो उनके लिए क्या होता था, क्योंकि टीचर्स जो होते थे वो भी नॉर्डिक आर्यन ही होते थे, तो वो लोग इन बच्चों को मतलब नॉर्डिक आर्यन के अलावा जो बच्चे पढ़ते थे उन पर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया। फ्रॉम 1933 to 38 द नाजीज terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country, ठीक है। उन्होंने इतना ज़्यादा उनको डराया धमकाया, उनको वो क्या करते थे, गैस चैम्बर में ले जाके मतलब डाल देते थे या फिर एक साथ बंद कर देते थे, उन लोग का दम घुट जाता था, ठीक है, या तो मरवा देते थे किसी भी तरह गुलेटिन के थ्रू, कैसे भी। द नेक्स्ट फेज 1939 to 1945 एम्ड एट कंसंट्रेटिंग दम इन सर्टेन एरियाज एंड देन किलिंग द मिनिमम गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। इन्होंने जितने पोलिश यानी कि जो पोलैंड के लोग थे जो यहाँ जर्मनी में रह रहे थे उनके साथ भी ऐसे ही बिहेव किया था। और इसके अलावा ये ज्यूज़ को क्या करते थे, गैस चैम्बर में ले जाके मार जाते थे। और इनको उन्होंने कहाँ बनाया था, पोलैंड में बनाया था, ठीक है, इनको स्पेशली मारने के लिए जगह बनाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके अंदर क्या था, नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियल यूरोपिया। देखिए व्हाट इज दैट, जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर हम बात करें यहाँ पे रेशनलिज्म की, ठीक है, और ये वॉर के, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड, जो पोलैंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था उसे डिवाइड कर दिया।
Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. इन्होंने क्या किया था कि उनको उनके घर से ही निकाल दिया था, और सारे उसमें जर्मनी के लोग ही उन्होंने क्या किया था, पूरा पोलैंड पे कब्जा। अब आपको एक हंसी वाली बात बताएंगे फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया, जो ये हिटलर थे ये कहते थे कि जो माँ 8 बेटों को पैदा करेगी उसको हम गोल्ड मेडल देंगे, जो 6 बेटे को पैदा करेगी उनको हम क्या देंगे, सिल्वर मेडल, और जो 4 मतलब कि सन को क्या करेगी, जन्म देगी, उनको हम देंगे ब्रॉन्ज मेडल। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेटों की ज़रूरत थी, लड़कों की ज़रूरत थी, ठीक है, और लड़कियों के बर्थ होने पे ये पनिश किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, so we will discuss the remaining part on tomorrow.